रसायन के कालांश रसायन की पाठशाला में हमारे चैनल के माध्यम से पठन पाठन करने वाले सभी व्यूअर्स एवं सभी सब्सक्राइबर छात्र छात्राओं का मैं पुनः स्वागत करता हूं। बच्चों, एनसीईआरटी कक्षा 10 हिंदी मीडियम का कालांश चल रहा है। इसके अंतर्गत पिछले कालांशों में हमने अम्ल के रासायनिक गुणों की चर्चा की थी। आज एक नई हेडिंग लगाते हैं। आज की हेडिंग बच्चों क्षार के बारे में हम चर्चा करेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? क्षार किसे कहते हैं, बेस क्या है, इसकी पूरी व्याख्या की जाएगी। इससे संबंधित सभी तथ्यों को समझाया जाएगा। आप फटाफट अपना पेन कॉपी उठा लीजिए। बहुत महत्वपूर्ण बातें मिलने वाली हैं, उन्हें समय समय पर बच्चों नोट भी करना है आपको। चलिए, पहला क्वेश्चन तो यही आता है कि क्षार क्या होता है, क्षार किसे कहते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं क्षार जो होते हैं इनका जो स्वाद होता है, क्षार का स्वाद तीक्ष्ण होता है। कैसा होता है भाई? क्षार वह पदार्थ हैं जिनका स्वाद तीक्ष्ण होता है। दूसरी बात, यदि हम लिटमस पेपर पर डालें, लिटमस पेपर, तो यह लाल लिटमस पेपर को कैसा कर देंगे? नीला कर देते हैं। दूसरी इनकी विशेषता है, यानी क्षार वह पदार्थ जो स्वाद में तीक्ष्ण होते हैं और जो लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं। तीसरी बात, यदि इनको जल में डालें तो यह हाइड्रोक्साइड आयन, कौन सा आयन? हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं। ये बात बच्चों किसने कही थी? अर्हीनियस ने कही थी। अर्हीनियस ने कहा था क्षार वह पदार्थ है जिनको यदि जल में मिलाया जाए तो वह हाइड्रोक्साइड आयन प्रोवाइड कराएंगे। ऐसे पदार्थ क्षार हैं। एक और बात थी जो कही थी उन्होंने, क्षार प्रोटॉन ग्राही हैं। क्या है बच्चों? प्रोटॉन ग्राही हैं। यह बात कही थी ब्रोंस्टेड, ब्रोंस्टेड एवं लॉरी। इन्होंने क्या कहा था? क्षार जो होते हैं वह पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में प्रोटॉन यानी कि H+ को एक्सेप्ट करते हैं, वो भी क्षार हैं। और एक कही थी लुईस ने कि क्षार जो होते हैं वह इलेक्ट्रॉन दाता होते हैं। ये कही थी लुईस ने। ये बात लुईस ने कही थी। यानी क्षार क्या है? अगर हम परिभाषा कहें, क्षार वह पदार्थ हैं जिनका स्वाद तीक्ष्ण होता है, जो लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं और इनके जलीय विलयन में हाइड्रोक्साइड आयन उपस्थित होते हैं तथा रासायनिक अभिक्रियाओं में प्रोटॉन को एक्सेप्ट करते हैं और इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं। ये सभी पदार्थ क्षार हैं। ठीक है ना? लेकिन बच्चों क्षार की एक परिभाषा और दी गई जो इनसे सबसे थोड़ी अलग है, और वही क्षार की सबसे परफेक्ट डेफिनेशन है। सबसे ज्यादा अच्छी परिभाषा क्षार की कौन सी है? जैसे हमने कहा, एक पदार्थ लिखा हमने NaOH, इसकी रिएक्शन कराई अम्ल से HCl और बना NaCl और जल। और भी लिख दें हम K2O और इसकी रिएक्शन कराई हमने H2SO4 से, तो बना K2SO4 और H2O। अर्थात ये जो पदार्थ हैं यह क्षार हैं और ये किससे क्रिया कर रहे हैं? अम्ल से क्रिया कर रहे हैं। किससे? अम्ल से क्रिया कर रहे हैं और लवण व जल बना रहे हैं। अर्थात ये परिभाषा सबसे महत्वपूर्ण है बच्चों। वह सभी पदार्थ जो अम्ल से रासायनिक अभिक्रिया करके लवण और जल का निर्माण करें, उन पदार्थों को हम क्षार कहेंगे। ठीक है ना? यानी क्षार वह रासायनिक पदार्थ है जो अम्ल से रासायनिक अभिक्रिया करके लवण व जल का निर्माण करेगा। वह पदार्थ क्या कहलाएगा? क्षार कहलाएगा। ठीक है ना? ये बात आपको क्लियर हो गई है। कुछ पदार्थ ऐसे भी हैं, जैसे हमने लिखा अम्ल प्लस एक पदार्थ लिखा PbO2, क्या बनेगा बेटा? PbCl2, बैलेंस कर दें,
H2O और Cl2 भी निकलेगा। इसमें क्या निकलेगा? PbCl2, H2O और Cl2। एक और लिखे हमने लिखा HCl प्लस MnO2 MnCl2, बैलेंस नहीं है ये, है ना, H2O और Cl2। ये ऐसे पदार्थ हैं, ये भी मेटेलिक ऑक्साइड हैं, यही भी धात्विक ऑक्साइड है। सामान्यतः धात्विक ऑक्साइड क्षारीय प्रकृति के होते हैं। यही भी अम्ल से रिएक्शन कर रहे हैं और यही भी क्या बना रहे हैं? लवण बना रहे हैं और जल बना रहे हैं। लेकिन ये एक्स्ट्रा क्या उत्पन्न कर रहे हैं बच्चों? यह क्लोरीन गैस भी उत्पन्न कर रहे हैं एडिशनल रूप में, इसलिए इन्हें हम क्षार नहीं कह सकते हैं। क्षार केवल वह रासायनिक पदार्थ है जो अम्ल से अभिक्रिया करके लवण और जल बनाते हैं, वह क्षार है। ठीक है ना? तो ये वाली बात आपको याद रखनी है। ये वाली बात आपको बच्चों याद रखें, नोट भी कर सकते हो। अब प्रश्न आता है कि क्षार कितने प्रकार के होते हैं? क्षार कितने प्रकार के होते हैं, इस बात की हमें चर्चा करनी है ना, कि क्षारों के प्रकार बताना है। क्षार कितने प्रकार के होते हैं? सबसे महत्वपूर्ण क्षारों का वर्गीकरण जो है वह जल में विलेयता के आधार पर है। किसके आधार पर? जल में विलेयता के आधार पर। जल में विलेयता के आधार पर सबसे महत्वपूर्ण वर्गीकरण इसका जल में विलेयता के आधार पर है। तो इस हिसाब से क्षार दो प्रकार के हो गए, एक जल में विलेय, जल में विलेय, और एक हो गए जल में अविलेय। जल में अविलेय। जल में विलेय क्षार और जल में अविलेय क्षार। सामान्यतः जो एक्टिव मेटल्स होती हैं मुख्यतः सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मुख्यतः, ठीक है ना। सामान्यतः जो एक्टिव मेटल्स होती हैं उन एक्टिव मेटल्स के यानी सक्रिय धातु, आपकी कक्षा 10वीं के सिलेबस में बच्चों इतना ही है, इतना ही याद रखना आपको। सक्रिय धातुओं के ऑक्साइड, सक्रिय धातुओं के ऑक्साइड और सक्रिय धातुओं के हाइड्रोक्साइड। क्या कह रहा हूं मैं? सक्रिय धातुओं के ऑक्साइड और सक्रिय धातुओं के हाइड्रोक्साइड, और एक और ले लें अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये सभी जल में विलेय सॉल्ट हैं, सॉरी जल में विलेय क्षार हैं। ये क्षार कैसे हैं? जो कि जल में घुलनशील हो जाते हैं। और एक बात और भी होती है, जब इनको जल में घोला जाता है तो यह जल में घुलकर हाइड्रोक्साइड आयन, कौन सा वाला? हाइड्रोक्साइड आयन प्रोवाइड कराते हैं। ये सभी जो जल में विलेय क्षार होते हैं वह घुलकर जल में घुलकर हाइड्रोक्साइड आयन प्रोवाइड कराते हैं। इनका नया नाम हो जाता है एल्कली। क्या बोलते हैं इसको बेटा? एल्कली बोलते हैं। वाटर सोल्यूबल सॉल्ट एल्कली कहलाते हैं। क्वेश्चन आता है एल्कली क्या होते हैं? एल्कली वह क्षार होते हैं जो जल में घुलनशील होते हैं और जल में घुलकर हाइड्रोक्साइड आयन प्रोवाइड कराते हैं, वह क्षार एल्कली कहलाते हैं। इसके अलावा जो भी बच गए बच्चों, जैसे जिंक ऑक्साइड, जिंक हाइड्रोक्साइड, ठीक है ना, कॉपर ऑक्साइड, कॉपर हाइड्रोक्साइड, जितने हम पढ़ते हैं, आयरन हाइड्रोक्साइड, ये सभी क्या हैं? जल में अविलेय सॉल्ट हैं। क्या है? ये सब जल में अविलेय सॉल्ट हैं। इनको नया नाम दिया गया क्षारक। इनको नया नाम क्या दिया गया? इनका नया नाम है क्षारक। यानी कि जो क्षारक हैं वो इसका पार्ट तो है ही। सभी क्षारक क्या है? क्षार तो हो ही गए। सभी क्षारक जो है ना वो क्षार का ही भाग है। लेकिन यह एल्कली नहीं है। सभी क्षारक क्या होते बेटा? एल्कली नहीं होते। क्यों नहीं होते एल्कली? क्योंकि सभी क्षारक जल में विलेय नहीं होते। सभी क्षार जो होते बच्चों, सभी क्षार एल्कली नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते भाई? क्योंकि सभी क्षार जल में विलेय नहीं होते हैं। जो क्षार जल में विलेय होते हैं उन क्षार को हम एल्कली कहते हैं, ठीक है ना। और जल में विलेय होकर एल्कली क्या प्रोवाइड कराते हैं? हाइड्रोक्साइड आयन प्रोवाइड कराते हैं। इस बात को याद रखना। यानी हम क्या कह सकते हैं कि
सभी एल्कली क्या होते हैं? क्षार होते हैं। सभी एल्कली क्षार होते हैं, लेकिन सभी क्षार एल्कली नहीं होते। मतलब क्या हुआ इसका कि सभी एल्कली जो जल में विलेय लवण हैं वह क्षार तो होते हैं, लेकिन सभी क्षार, जैसे ये भी क्षार है लेकिन यह एल्कली नहीं है। इस बात को भी नोट कर लेना आप, ये कभी कभी आ जाती है, सत्य में आ जाती है, वैसे भी आ सकती है, इस बात को आप नोट कर लें, ठीक है ना। स्क्रीनशॉट लेकर ले सकते हैं आप, वैसे भी नोट कर सकते हैं। अब हमें पढ़ना है बेटा कि वो कौन कौन सी विधियां हैं जिससे हम क्षारों को बना सकते हैं। अच्छा, एक क्षार का प्रकार और पढ़ लें जो हमने अम्लों में पढ़ा था। एक पढ़ा था प्रबल और एक पढ़ा था हमने दुर्बल। प्रबल जो होगा वो जो जलीय विलेय, सामान्यतः ये बातें एल्कली के लिए लागू होती हैं, सामान्यतः आपके सिलेबस में जो है वो एल्कली के लिए यह बातें आती हैं। प्रबल जो होगा वो लगभग पूर्ण आयनित होगा। कैसा होगा? लगभग पूर्ण आयनित। और दुर्बल जो होगा वह अल्प आयनित। दुर्बल कैसा होगा? अल्प आयनित, अर्थात वह जलीय विलयन में कम आयनित होने वाला पदार्थ होगा। जैसे हमने कहा NaOH, Na2O, KOH, ये सभी क्या है? यह सभी जलीय विलयन में पूर्ण आयनित हैं। यहां लिखें अगर हम अल्प आयनित वाले, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अमोनियम हाइड्रोक्साइड जो होता है वह जलीय विलयन में अल्प आयनित होने वाला क्षार है, इसलिए इसे दुर्बल क्षार भी बोलते हैं। तो क्षार का वर्गीकरण किससे हो गया? मुख्यतः जल में विलेयता के आधार पर, और सेकंड हो गया जो दूसरी बात हो गई जो कि हो गई है जिससे हम क्या कर सकते हैं कि प्रबलता के आधार पर, प्रबल और दुर्बल क्षार। अब आता है क्षार बनाने की विधियां। वो कौन कौन सी विधियां हैं जिससे हम क्षार को बना सकते हैं, ठीक है ना। सबसे पहली बात हम देखें कि हम एक्टिव मेटल को, क्या करूं मैं, सक्रिय धातु को, सक्रिय धातु, बेटा आपको सामान्यतः है सोडियम पोटेशियम की बात करनी है। अभी आपके सिलेबस में कौन सी है? मुख्यतः सोडियम पोटेशियम है। सक्रिय धातु को जल में मिला दो। क्या करूं मैं? सक्रिय धातु को, यानी क्या किया हमने, एक्टिव मेटल प्लस वाटर। अब जो क्षार बनेगा वह क्या बन जाएगा? सॉल्ट बन जाएगा, और यह सॉल्ट जो होगा वो सॉल्यूबल होगा। कैसा होगा? यह सॉल्ट सॉल्यूबल होगा, अर्थात यह सॉल्ट विलेय सॉल्ट होगा। तो जल में विलेय सॉल्ट बनाने के लिए हम क्या करें? जो सक्रिय धातुएं हैं, सक्रिय धातुओं को डायरेक्ट पानी में मिला दें तो उनका सॉल्ट बन जाएगा। जैसे हम एग्जाम्पल लिखें, हमने लिखा Na प्लस H2O, बैलेंस भी करना पड़ेगा बेटा, ऐसा है ना, NaOH प्लस H2O, अभी हमने बैलेंस नहीं किया है, K प्लस H2O, KOH प्लस H2। अर्थात जब भी हम एक्टिव मेटल को वाटर में मिलाएं तो जल में विलेय सॉल्ट बन जाते हैं। अच्छा, कुछ सॉल्ट जल में अविलेय होते हैं, वो भी बन सकते हैं इससे। कुछ धातुएं ऐसी होती है थोड़ा कम एक्टिव होती है, तो वहां जल की जगह जल वाष्प ले लेंगे। क्या ले लेंगे? यहां जल की जगह हम, यहां जल की जगह जल वाष्प ले लेंगे। जैसे हमने कहा Mg प्लस H2O, लेकिन यहां पर क्या ले लेंगे? जल की वाष्प लेंगे हम, तो यहां पर भी MgO प्लस H2 बन जाएगा। MgO प्लस H2 बन जाएगा। अर्थात पहले बनाने की विधि क्या हो गई है? सक्रिय धातुओं को जल में मिला दो तो हमारा जल में विलेय सॉल्ट बन जाता है, जल में विलेय सॉल्ट बन जाते हैं। चलिए दूसरी विधि देखते हैं हम, इसको नोट कर लेते हैं बेटा, है ना, नंबर दूसरी विधि इसकी।
क्षार बनाने की दूसरी विधि देखें। हम देखें धात्विक ऑक्साइड ले लें, सक्रिय धातुओं के ऑक्साइड ले लें। जैसे हमने ले लिया K2O प्लस H2O मिलाया, Na2O प्लस H2O मिलाया, CaO प्लस H2O मिलाया। सक्रिय धातुओं के ऑक्साइड ले लें, अमोनिया भी ले सकते हैं हम। क्या ले सकते हैं? अमोनिया भी ले सकते हैं। सक्रिय धातुओं के ऑक्साइड अथवा अमोनिया ले लें, ठीक है नहीं? तब क्या होगा? ये क्या है? ये सभी सक्रिय धातुओं के ऑक्साइड, इनमें हमने जल मिला दिया तब भी हम एल्कली बन जाएगा, KOH, एक क्षारक ये बन गया। यहां पर भी क्या बन गया? बैलेंस नहीं कर रहे हैं बेटा हम, बैलेंस आपको करना है। यहां बन गया CaOH का होल ट्वाइस और यहां बन गया NH4OH। इन सब में इसमें हाइड्रोजन निकलेगी, इसमें भी हाइड्रोजन निकलेगी, इसमें भी हाइड्रोजन गैस निकलेगी। अर्थात क्या हुआ? जो एक्टिव मेटल थी, एक्टिव मेटल के ऑक्साइड में या अमोनिया में हमने वाटर मिला दिया तब भी क्षार बन गए। और सामान्यतः बच्चों यह जल में विलेय क्षार बनाने की विधियां हैं। मुख्यतः कौन सी विधियां हैं? जल में विलेय सॉल्ट, हमने पढ़ाया था ना, जल में विलेय सॉल्ट, सामान्यतः एल्कली बनाने की विधियां हैं। ये जल में अविलेय सॉल्ट विशेष विधियों द्वारा बनाए जाएंगे, उनकी चर्चा भी की जाएगी। ये वाली बात आपको समझ में आ रही है? अच्छा, एक बात और, ये जो सॉल्ट थे, ये वाले सॉल्ट थे, इनको जल में मिलाया तो क्षार बने, इसलिए इनका नाम क्षारीय ऑक्साइड है। क्या है? क्षारीय ऑक्साइड। आपसे कोई पूछे कि क्षारीय ऑक्साइड क्या होता है? क्षारीय ऑक्साइड वह पदार्थ होता है जिनमें जल मिलाओ तो क्षार बन जाए, वह पदार्थ क्या कहलाता है? क्षारीय ऑक्साइड कहलाता है। तो क्षार बनाने की दूसरी विधि हो गई है। दूसरी विधि क्या हुई बेटा? दूसरी विधि क्या हुई? सक्रिय धातुओं के ऑक्साइड या अमोनिया में जल मिलाने पर। किस पर? सक्रिय धातुओं के ऑक्साइड या अमोनिया में हम अगर जल मिला दें तब भी हमारे क्या बन जाते हैं? क्षार बन जाते हैं, ठीक है ना? और देखें हम तीसरी विधि देखें, हम मेथड नंबर 3 देखें। हम क्या करें? धातु कार्बोनेट ले लें। फिर भी बच्चों मुख्यतः सक्रिय धातु लेना है ना। धातु कार्बोनेट क्या ले लिया हमने? नंबर 3 विधि है धातु कार्बोनेट को गर्म करके, धातु कार्बोनेटों को गर्म करके। हमने लिखा CaCO3 Na2CO3 और हमने लिख दिया K2CO3। इनको हम क्या कर दें? हीट कर दें। इनको हम हीट कर दें तो CaO, Na2O और K2O बन जाएगा और सब में क्या निकल जाएगी? कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व हो जाएगी। क्षार बनाने की एक विधि यही भी है। कौन सी? हम क्या करेंगे? धातु कार्बोनेटों को डायरेक्ट हीट कर देंगे। जब धातु कार्बोनेटों को हम हीट करेंगे तब भी क्या बन जाएगा? तब भी हमारा क्षार बन जाएगा। अर्थात जल में विलेय सॉल्ट बनाने की हमने मुख्यतः, जल में विलेय क्षार बनाने की, बच्चों सॉल्ट नहीं, जल में विलेय क्षार बनाने की मुख्यतः 3 विधियां हमने पढ़ी। 3 विधियां कौन कौन सी पढ़ी हमने? पहली हमने पढ़ी सक्रिय धातु प्लस जल। दूसरी हमने पढ़ी धातु ऑक्साइड प्लस जल। और तीसरी हमने पढ़ी धातु कार्बोनेट प्लस हीट। इनको हीट करेंगे तब भी क्या होगा? तब भी हमारा जो जल में विलेय सॉल्ट है वह बन जाएगा, ठीक है ना? इन तीनों विधियों को नोट करना बच्चों। अब आता है हमारा जल में
अविलेय सॉल्ट। कौन सा बनाना है हमें? जल में अविलेय क्षार, जल में अविलेय क्षार बनाना है। जैसे कि हमने बनाया क्या, ZnOH का होल ट्वाइस, ये बना सकते हैं हम, CuOH का होल ट्वाइस, FeOH का होल थ्राइस, यह हम सब जल में विलेय सॉल्ट, जल में अविलेय सॉल्ट, सॉरी जल में अविलेय क्षार हम आसानी से इनको बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे? कैसे बनाएंगे? एक रहेगा गिवन सॉल्ट, कोई भी हमारा सॉल्ट रहेगा, ठीक है नहीं, और एक रहेगा बेस, और बेस भी कैसा रहेगा? स्ट्रॉन्ग बेस। कैसा रहेगा? बेस भी स्ट्रॉन्ग बेस रहेगा। हम NaOH में लिखा के बता देंगे आपको। और यहां बन जाएगा इनसॉल्युबल बेस, प्लस जो भी निकलता है वहां यहां पे देख लेंगे, दूसरा अदर सॉल्ट बनेगा। यानी हमें क्या करना है? कोई गिवन सॉल्ट लेना है, स्ट्रॉन्ग बेस लेना है, तो हमारा इनसॉल्युबल बेस बन जाएगा। सामान्यतः बच्चों, सामान्यतः की बात कर रहा हूं, अलग अलग सॉल्ट में अलग अलग बेस लेने पड़ते हैं, लेकिन एक सॉल्ट ऐसा है नाइट्रेट, सबके नाइट्रेट स्ट्रॉन्ग बेस KOH के साथ रिएक्शन करके उनके इनसॉल्युबल बेस बना लेते हैं। क्लोराइड भी बनाते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन वो हम सॉल्ट में पढ़ेंगे। जब सॉल्ट पढ़ेंगे ना, इसमें उसकी चर्चा करेंगे। जैसे हमने लिया जिंक नाइट्रेट, जिंक नाइट्रेट, और इसमें हमने मिलाया NaOH, ये हमारा इनसॉल्युबल 2 लिख दिया हमने। ये हमारा, इससे हमें क्या बनाना है? ये गिवन सॉल्ट है या स्ट्रॉन्ग बेस है, और यहां बन गया जिंक हाइड्रोक्साइड। क्या बन गया? जिंक हाइड्रोक्साइड प्लस 2NaNO3। अब ये जो बना, यह अविलेय क्षार बना, अविलेय क्षार। यह क्षार ऐसा है जो जल में अविलेय आता, ये एल्कली नहीं है। तो अविलेय क्षार बनाने के लिए विशेष विधियां हैं। अभी हमने एक सामान्य विधि बता दी आपको। गिवन सॉल्ट सामान्यतः नाइट्रेट लेना है, एक स्ट्रॉन्ग बेस लेना है अर्थात प्रबल क्षार लेना है, और उससे हमारा जल में अविलेय क्षार बन जाएगा और एक दूसरा सॉल्ट बन जाएगा, ठीक है ना। और देखें, अच्छा, अविलेय क्षार का मतलब क्या होगा? इसका अवक्षेप बनेगा। क्या बनेगा? इसका अवक्षेप प्राप्त होगा। कलर भी आएगा बेटा, कलर को जब सॉल्ट पढ़ेंगे उसमें भी देखेंगे कलर भी आएगा। जैसे हमने लिखा CuNO3 का होल ट्वाइस प्लस 2NaOH, और यहां बन गया CuOH का होल ट्वाइस प्लस 2NaNO3। तीसरा देखें, FeNO3 का होल थ्राइस फेरिक नाइट्रेट 3NaOH, FeOH का होल थ्राइस प्लस 3NaCl, NaNO3। ये सभी सॉल्ट जो, ये सभी जो क्षार हैं, वह क्षार जल में अविलेय हैं। तो जल में अविलेय क्षार बनाने के लिए आपको सामान्य विधि क्या लिखनी है? गिवन सॉल्ट, स्ट्रॉन्ग बेस, इनसॉल्युबल बेस बन जाएगा, और उसके साथ साथ आपका क्या बन जाएगा? एक दूसरा लवण बनेगा। एक और लिख देते हैं, अच्छा हम एक और लिखते हैं रिएक्शन। हमने लिखा, हम लिख दें आयरन हो गया, ये हो गया, ये हो गया कॉपर। एक हम लिखें MgNO3 का होल ट्वाइस प्लस 2NaOH गिव्स MgOH का होल ट्वाइस प्लस 2NaNO3। ये बात बच्चों आप नोट कर लो, इसको नोट कर लेना थोड़ा बेटा। नोट कर लिया ना आपने इसको? एक और भी लिख सकते हैं बेटा, जैसे हम लिखा अगर क्लोराइड लिख दें हम, तो यहां कभी कभी क्या होता है, हमारा जो बेस है वह बदल जाता है। हमने ले लिया अमोनियम हाइड्रोक्साइड, अब हमारा बेस बदल गया।
नाइट्रेट में तो बेस NaOH QH ले सकते हैं, यहाँ क्लोराइड आएगा अगर, यहाँ सल्फेट आएगा अगर, तो बेस बदल सकता है। सामान्यतः आपके सिलेबस में NaOH QH और NH4OH है, ये NH4OH में रिएक्शन करेगा और यहाँ जिंक हाइड्रोक्साइड का अवक्षेप दे देगा और NH4Cl बनाएगा। बैलेंस कर लेना है। तो ये हो गया है कि जल में अविलेय क्षार कैसे बनाते हैं। यह क्षारों का बच्चों एक गुण भी हो गया। या क्या कह रहा हूं मैं, यह क्षारों का एक गुण भी हो गया। सामान्यतः जो विलेय सॉल्ट थे उनसे अविलेय क्षार बन गए। विलेय सॉल्ट, ये जल में विलेय सॉल्ट से अविलेय क्षार बन गए, तो यह क्षार का एक गुण भी हो गया है ना। तो आप इसको नोट कर लेना, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब हमें पढ़ना है कि क्षारों संबंधित रासायनिक गुण पढ़ना है। रासायनिक गुण से पहले हम एक बात और देख लें। जैसे हमने अम्ल में देखा था, अम्ल की क्षारीयता देखी थी, इसी प्रकार क्षार की अम्लीयता देखनी है। क्षार की अम्लीयता देखनी है ना। सामान्यतः आपके सिलेबस में जल में विलेय क्षार की अम्लीयता देखनी है। किसकी देखनी है? जल में विलेय क्षार की अम्लीयता। उस हिसाब से कोई भी क्षार जितने हाइड्रोक्सिल आयन जल में विलय होकर प्रोवाइड करेगा, एक कण क्षार का एक अणु जल में विलय होकर जितने हाइड्रोक्साइड आयन प्रोवाइड करेगा, वह उसकी अम्लीयता कहलाएगी। अम्लीयता, वह उसकी अम्लीयता कहलाएगी। जैसे हमने लिखा NaOH, KOH, NH4OH, इन सब की अम्लीयता एक होती है, क्योंकि यह जल में घुलकर एक हाइड्रोक्साइड आयन प्रोवाइड कराते हैं, इसलिए इनकी अम्लीयता एक होगी। ठीक है नहीं? और हम लिखें CaOH का होल ट्वाइस, इसकी अम्लीयता 2 होगी, क्योंकि यह जल में घुलकर 2 हाइड्रोक्साइड आयन प्रोवाइड कराता है, इसलिए इसकी अम्लीयता 2 होगी। अर्थात अम्लीयता क्या हुई? अम्लीयता किसी क्षारक द्वारा जल में विलय होने पर प्रदान किए जाने वाले हाइड्रोक्साइड आयनों की संख्या होती है। ठीक है ना? इसको भी आप प्रश्न आ सकता है कि निम्न में अम्लीयता बताइए। जितने हाइड्रोक्साइड आयन प्रोवाइड कराएगा उतनी उसकी अम्लीयता होगी। अगला प्रश्न आता है कि क्षार के रासायनिक गुण। रासायनिक गुण, सबसे पहले जो क्षार है, पहला क्षार अम्ल से क्रिया करके, ये तो हम पहले ही बता चुके हैं, अम्ल से क्रिया करके लवण और जल बनाता है। एक गुण तो इसका है ही, ये तो हम पहले से पढ़ चुके हैं। क्षार का एक मुख्य रासायनिक गुण है, अर्थात क्षार हमने ले लिया NaOH। सामान्यतः जल में विलेय क्षार हम लेते हैं, सामान्यतः, है ना। दूसरे भी ले सकते हैं, NaOH प्लस HCl, NaCl प्लस H2O, और लिखा हमने ZnO प्लस H2SO4, ZnSO4 प्लस H2। ये जल में अविलेय क्षार था, है ना। ये जल में अविलेय क्षार ये भी होता है, वो तो हमने कॉमन परिभाषा बताई, एक परिभाषा ये है ही, उसी परिभाषा का यह गुण है। और लिखा हमने CaOH का होल ट्वाइस प्लस H2SO4, CaSO4 प्लस 2H2O। यानी क्या हुआ? जब भी क्षार को अम्ल में मिलाएंगे तो लवण और जल का निर्माण होगा। इस रासायनिक अभिक्रिया को बच्चों हमने उदासीनीकरण कहा था। क्या कहा था? उदासीनीकरण। ये रासायनिक अभिक्रिया उदासीनीकरण कहलाई थी। इसकी हमने चर्चा भी की थी, 2 या 3 बार चर्चा हो चुकी है। तो पहला रासायनिक गुण क्षारक का ये हो गया। दूसरी बात करें, पहला हो गया। अगला इसकी जो NH4OH अमोनियम लवण को अम्ल में मिला दो। किसमें मिला दो बेटा? अभी तो हमने क्या किया था? अभी हमने क्या किया था? अमोनियम क्षार को अम्ल में मिलाया था। ये अमोनियम लवण को भी अम्ल में मिलाएंगे, तब क्या बन जाएगा?
अमोनिया बनेगी और H2O। नोट कर लेना बेटा उसको। हाँ, नोट कर लिया ना। अच्छा, अमोनियम लवण ले ले बेटा, है ना। अगला क्या लिख रहा है, अगला हम लिखें अमोनियम लवण से, अमोनियम लवण से क्रिया, अर्थात क्षार जो है वो अमोनियम लवण से भी क्रिया करते हैं और वह अमोनिया गैस उत्पन्न करते हैं। क्या उत्पन्न करते हैं, अमोनियम लवण से क्रिया करके वह अमोनिया गैस उत्पन्न करते हैं। जैसे हमने लिखा अमोनियम लवण लिखा हमने NH4Cl प्लस क्षार हमने लिखा CaOH का होल ट्वाइस। क्या बना, इसकी रिएक्शन लेके तो बनेगा CaCl2, 2 ले लेंगे और H2O और NH3, अमोनिया गैस उत्पन्न होगी। जैसे हम और लिख दें, अच्छा हम लिखें NH4 का होल ट्वाइस SO4 प्लस NaOH, क्या बनेगा Na2SO4 H2O, बैलेंस नहीं है, बैलेंस आपको कर लेना है ना, NH3। अर्थात क्या होता है, जब अमोनियम लवण में क्षारक मिलाते हैं, क्षार मिलाते हैं, तो अमोनिया गैस इवॉल्व होती है। यह बच्चों क्षार के सामान्य रासायनिक गुण हो गए हैं। अब कुछ इससे संबंधित प्रश्न बनते हैं, अलग अलग प्रकार के बेटा प्रश्न बनेंगे इससे संबंधित, वह हमें पढ़ना है। दूसरी बात हमें पढ़ना है कि जो अम्ल और क्षार हैं वह सूचक से किस प्रकार रासायनिक अभिक्रिया करते हैं। 2 बातों को हमें पढ़ना है। उसके बाद अगला कालांश जब आएगा उसमें हम लवण की चर्चा करेंगे। तो मैं समझ रहा हूं ये वाला टॉपिक आपको अच्छे समझ में आ गया होगा बेटा। किसी भी शंका के लिए मैं बार बार कहता हूं, आप मुझे YouTube पर या WhatsApp पर मैसेज अवश्य करें, आपकी सभी शंकाओं का समुचित समाधान किया जाएगा।